तो हमने लास्ट सेशन में ऊपर की सारी चीजें कवर करी थी यूनिट 3 में, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें। कोअर्जन बोले तो क्रिमिनल एक्टिविटी, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोले तो जहां पर सामने वाला बंदा अपनी अथॉरिटी के तहत इन्फ्लुएंस कर देता था। डॉक्टर और प्रॉमिसरी नोट वाला केस लो याद करो, ये सब चीजें यहाँ पे हमने देखी थी। इसके अलावा फ्रॉड, जहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझ के फैक्ट छुपा लेना, जानबूझ के ऐसा प्रॉमिस करना जिसे पूरा करने का इंटेंशन ही ना हो। इसके अलावा झूठू बातें बोलना, कोई बात जानबूझ के छुपा लेना। सिर्फ साइलेंट फ्रॉड नहीं होती थी, हमने एक बात यही पढ़ी थी, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। लेकिन 2 कंडीशन में साइलेंट को फ्रॉड बोला गया था, जब पर्सन की ड्यूटी हो बोलना, और दूसरी बात ये थी कि पर्सन की ड्यूटी हो बोलना, और दूसरा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। देखो इन कंडीशंस में, जैसे कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जहाँ पे ट्रस्ट का रिलेशन है, यू बारी माई फेडी, यानी कि गुड फेथ का जो रिलेशन होता है। जैसे इंश्योरेंस में एक बात बतानी पड़ती है, अगर आपने नहीं बताई तो वो फ्रॉड मान लिया जाएगा। शादी का रिलेशन, फैमिली सेटलमेंट का रिलेशन, इन सब चीजों में पूरी बात बतानी पड़ती है, वरना वो फ्रॉड माना जाता है। शेयर अलॉटमेंट का केस जो है, वहां पे भी पूरी बात बतानी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस में एक चीज लिखी हुई आती है। इसके अलावा आप देखो तो जैसे पी ने हॉर्स के बारे में नहीं बताया था, पिक्स के बारे में या हॉर्स के बारे में नहीं बताया था, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्स पागल है चलेगा। लेकिन अगर वो उसकी बेटी है और फिर उसने नहीं बताया कि हॉर्स पागल था, तो बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है ब्रो, आगे आ जाओ। फिर हमने पढ़ा था मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम केस होते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में इनोसेंटली काम करा जाता है, उसे खुद नहीं पता होता कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। अच्छा, फिर हमने सेक्शन 19 में ये देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीजों के तहत होते हैं, उन्हें हम वॉइडेबल कर सकते हैं अपने ऑप्शन पर। मतलब जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती वो उसे वॉइड कर सकती है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से उस बात का पता लगाया जा सकता था, तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट बोलेगा आपको तो ये बात पता होनी चाहिए थी, ये बात तो आप पता कर सकते थे, कोर्ट का टाइम क्यों खोटी करते हो बिना मतलब में। ठीक है, ऐसी सब चीजें कवर होती हैं। अच्छा, सुनना, क्या फ्रॉड के केस में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। सामने वाले ने आपके साथ फ्रॉड करा, आप डैमेजेस भी क्लेम ना करो, बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, अब सुनना, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में अगर आपने किसी तरह का फायदा उठा लिया, जैसे कि मेरी गाड़ी खराब थी, मैंने आपसे कंपनसेशन, मतलब आपको पता चल गया कि गाड़ी खराब है और आपने मेरे से कंपनसेशन क्लेम कर लिया, क्या अब आप कॉन्ट्रैक्ट डिसाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बार आपको कमी पता चल गई और आपने कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बोल दी, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो हमने ये सब कल कवर करा था। यदि आपको कोई दिक्कत है तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आना। ऐसा थोड़ी होता है पिक्चर का पहला सीजन नहीं देखा दूसरे सीजन पे डायरेक्टली आ गए। चलो, तो आज हम बात करें लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में। कौन सी चीजें लीगल हैं और कौन सी चीजें इलीगल हैं। हमने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 10। सुनना, सेक्शन 10 और सेक्शन 23 सेम क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं। कभी कभी सेक्शन 10 और 23 का मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, वहां पे सेक्शन 10 भी लिखना पड़ता है और सेक्शन 23 भी लिखना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। अगेन वही सवाल कि क्या हम सेक्शन नंबर याद करें? क्यों नहीं करोगे, लॉ का पेपर है यार, ये मतलब बिजनेस स्टडी का पेपर थोड़ी है कि आप सेक्शन नंबर याद नहीं करो काम चल जाए, सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, आप बोलो मेरे को तो याद होते ही नहीं है, एक्सट्रीम सिचुएशन की बात लग रही, अगर आपको याद होते ही नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब वो आपको छोड़ के जाने ही पड़ेंगे। मतलब ऐसा कि याद होते हैं तो करो, नहीं होते तो अब कुछ कर थोड़ी सकते हैं, मत करो, साफ बात ये। लेकिन लिख के आओगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है यार, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। अब लॉ के पेपर में सेक्शन नहीं लिखा तो क्या लिखा बताओ। चलो, बाकी थोड़े बहुत सेक्शन अपने आप ही याद हो जाते हैं, जैसे सेक्शन 10 हमसे इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, ये तो याद हो ही गया होगा, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं इसको। आगे आ जाओ। सेक्शन 23 की बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। अब लीगल का मतलब क्या है? लॉ ने मना कर रखा हो, लॉ के प्रोविजंस को डिफीट ना कर रहा हो। लॉ के कॉन्सेप्ट को हम प्यार से प्रोविजन बोलते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता तो चुल्लू और पानी है मेरे पास। इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड जैसी चीजें नहीं चलेंगी। इसके अलावा उठवा दो, उड़वा दो, ऐसी सब चीजें भी यहाँ पे नहीं चलेंगी। इंजरी वगैरह नहीं चलता। इमोरल चीजें, पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट चीजें, ये सब नहीं चलती। तो सेक्शन 23 हमसे बात करता है इलीगल चीजों के बारे में। चलो, देखो, व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब लॉ मना करके रख दे, जब लॉ ही मना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में चलेगा ही नहीं, इलीगल होगा। देखो, ओके, एक चीज सुनना, अगर कोई काम इलीगल है तो क्या वो वाइड होगा?
वॉइड होगा। लेकिन अगर कोई चीज वॉइड है तो क्या वो लीगल होगी? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अपने चश्मे वाला एग्जांपल दिया था, मैं चश्मा बनवाने डाला, उस दुकानदार ने मेरी चश्मे की डंडी को फेंक के मारा। अब जनाब जब उसने मेरी चश्मे की डंडी को फेंक के मारा, चश्मे की डंडी टूट गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। क्या मैं उस पर केस कर दूंगा कि मेरी डंडी को फेंक के मारा, इसको जेल करवाओ? नहीं कर सकता ना। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भले ही हो गया लेकिन इलीगल नहीं हुआ। मैं उससे डैमेजेस भी क्लेम क्या करूंगा इस केस में डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते। तो मतलब अगर क्या बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैंने अगर कोई पैसा दिया होगा मैं अपना पैसा रिफंड करवा सकता हूँ। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी बंदे को फायदा होता है तो उससे वो पैसा रिकवर करा जा सकता है। या फिर अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी को कोई फायदा होता है तो उसे ओरिजिनल पोजीशन पर लाके छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे मैं चश्मे के लिए पैसे दे दिए थे और कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, तो पैसे मेरे को वापस मिल जाएंगे। ठीक, चलो अब देखना, जैसे अगर कोई चीज लॉ ने मना करके रखी है, फॉरबिडन मतलब मना करना, बैन करना, प्रोहिबिट करना। अगर कोई चीज लॉ नहीं मना करके रखी है तो आप वो कैसे कर दोगे? इलीगल काम थोड़ी करने हैं हमें, इलीगल चीजें नहीं चलती। हालांकि इंडिया में हो जाता है लेकिन चलती थोड़ी है यार। चलो ये वाला केस लॉ देख के रखना है। एक लाइसेंस था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया एक्स को कि मतलब पेड़ वेड़ काट लो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक लाइसेंस दिया एक्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लाइसेंस था। लाइसेंस किस चीज का था दिख क्यों नहीं रहा मेरे को, तो जिस भी चीज का लाइसेंस है इन फॉरेस्ट वालों ने लाइसेंस दे दिया। अब जनाब लाइसेंस दे दिया और कंडीशन ये लगा दी कि लाइसेंस से केवल आप काम कर सकते हो फॉरेस्ट में, कोई दूसरा, अच्छा हाँ, घास काटने का, सही है, घास काटने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, घास काटने का कॉन्ट्रैक्ट, चलो छोड़ो बेकार की बात नहीं कर रहे, अब सीरियसली बढ़ेंगे, एक सेकंड रुकना बस, है ना। ओके। हाँ, तो जनाब घास काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, किसके तहत? फॉरेस्ट एक्ट के तहत। फॉरेस्ट एक्ट के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया घास काटने का। आप सुनना, और उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि कोई भी बंदा, जैसे एक्स है तो एक्स अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता, वरना उस पर फाइन लगा दिया जाएगा। अब सुनना, क्या मतलब अब क्या एक्स अगर वो देगा, मतलब एक्स अगर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे बंदे को दे देगा तो क्या एग्रीमेंट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? देखो एक्स ने अपना इंटरेस्ट दे दिया बी को, तो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट ने थोड़ी कंडीशन लगा के रखी है कि मतलब ऐसा काम नहीं करोगे, किसी दूसरे बंदे को नहीं दोगे, तो ये इलीगल चीज नहीं है। लेकिन हाँ, फाइन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, फाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फाइन की बात पूछी भी नहीं है। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जो चीज पूछी गई उसके बारे में देखना है, दूसरी चीज का आपको क्या लेना है ना। तो जनाब ये चीजें जो लगाई गई थी, ये कंडीशन जो लगाई गई थी, दूसरे बंदे को आप नहीं दे सकते, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से लगाई गई थी। इस वजह से फॉरेस्ट लॉ इसे मना नहीं करता, इस वजह से लाइसेंस देना बिल्कुल वैलिड है। दोबारा सुनना, एक्स ने अपना लाइसेंस दे दिया बी नाम के बंदे को, और उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने कंडीशन लगा के रखी थी कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे को वो देता है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसका वो इनवैलिड कर देंगे, मतलब उस पर फाइन लगा देंगे। तो जनाब फॉरेस्ट एक्ट ने थोड़ी मना करके रखा है, फॉरेस्ट एक्ट थोड़ी मना कर रहा है, ये तो उन्होंने अपने खुद के पर्पज से लगाई है ना। तो आप उससे फाइन वगैरह तो क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसका जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर आप लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहे हो तो नहीं चलेगा। जैसे कम गया, हिंदू लॉ को लोग डिफीट कर देते हैं अपने बच्चे को बेचकर नहीं, मतलब मेरे को नहीं बेचा गया यार, मैं कुछ भी सोचता हूँ। हिंदू लॉ के प्रोविजंस को लोग डिफीट कर देते हैं अपने बच्चे को बेचकर। ठीक है बच्चे को किराए पे देकर, हर महीने हर साल मतलब बच्चे के माता पिता को पैसे मिलते रहेंगे, ऐसी सब चीजों से वो हिंदू एक्ट के प्रोविजंस को डिफीट किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो चाइना से गुड्स लाने बैन है इंडिया में, चाइना से सामान आना बैन है इंडिया में। सपोज ये सामान आना बैन है, तो आप क्या कर रहे हो, नेपाल के थ्रू सामान लेके आ रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहे हो? तो ऐसी सब चीजें नहीं चलेंगी, ये सब चीजें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगी। इन कॉन्ट्रैक्ट का वो ही इलीगल है, जब इलीगल होगा
तो वो void भी हो जाएगा, साफ सीधी बात है। लेकिन हर void agreement illegal नहीं होगा, ठीक? हर illegal agreement is void, every illegal agreement is void। चलो जब फ्रॉडुलेंट चीज हो तो चलेगी, अगर आप किसी रूल को तोड़ रहे हो इंडिया के तो वो चीज नहीं चलेगी। रूल बोले तो कोई ऐसा रूल जो आज के टाइम पे चल रहा है, जैसे सपोज लॉकडाउन चल रहा हो तो आप इधर उधर नहीं निकल सकते, ऐसी सब चीजें यहाँ कवर होती हैं। आ जाओ, इंजरी वगैरह आना, जैसे उठवा दो उड़वा दो, किसी बंदे का मतलब मर्डर वर्डर करवा दो, ऐसी सब चीजें कवर हो जाती हैं यहाँ पे। ये सब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं, नहीं चलेंगे, ठीक है। ये चीजें एक्चुअली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होती हैं, इस वजह से नहीं चलती। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, स्लेवरी 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 मतलब गुलामी, किसी बंदे से अपने पैसों के बदले जबरदस्ती काम करवाना स्लेवरी के तहत आता है। ये चीजें भी इलीगल हैं। इमोरल हो, जो चीज गलत है, बिल्कुल ही गलत है, कतई गलत है, वो सब चीजें भी इलीगल हो जाती हैं। अब देखो पब्लिक पॉलिसी, देख के रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर से वो आता है, मतलब एक्चुअली वो स्टेटमेंट देते हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा वॉइड है, तो आपको देख के बताना होता है वैलिड और वॉइड क्या होता है। तो पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो मतलब वही सादा पॉलिसी अपनी देश से रिलेटेड, जिसमें ड्यूटी एग्रीमेंट वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं। अब देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग विद एनिमी, दुश्मन के साथ व्यापार करना। दुश्मन के साथ किया गया व्यापार वॉइड है। अगर आपकी वॉर चल रही है या वॉर लाइक सिचुएशन है तो बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक? बात करें, ओके आगे आ जाओ। देखो, जैसे चाइना के साथ हमारी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी ना अभी, तो उस वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना लाइसेंस के किया गया वॉइड है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाकी आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेशन बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, हाँ रिसेशन सही है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब होता है प्रोसिक्यूशन रोक देना। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है चलता हुआ केस, चलते हुए केस को चलने से रोक देना, इसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जैसे मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा कि मेरे भाई का मर्डर करा इस बंदे ने, अब आप मेरे को पैसे खिला रहे हो कि अपना केस वापस ले ले, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसी चीजें बिल्कुल वॉइड होती हैं। ट्रेड ऑफ फेलोनी मतलब होता है कानून का व्यापार करना। आप कानून का व्यापार करोगे, कानून आपका व्यापार कर देगा, इस वजह से सारी चीज इलीगल है। इनके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अब सुनना, अब दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं हमारे इस वर्ल्ड में। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं ब्रो, ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंपाउंडेबल और एक होते हैं अनकंपाउंडेबल। ये रहा देखो, कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब वो जो सेटल किए जा सकते हैं, जैसे कि मेरा और आपका प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, मैं आपको पैसे दे दूं और बोल दूं कि प्रॉपर्टी का केस वापस ले लो, चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट के लिए तो और अच्छी बात है, कोर्ट तो बोलता है ऐसे सेटलमेंट कर लो आप बाहर के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो ऑफेंसेस आप बाहर सेटल कर सकते हो, और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को सेटल करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, चलता है। और अच्छी बात ये कर लो, बाहर के बाहर सेटल कर लो, बात ही खत्म करो। मैंने आपका सिर फोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या ऐसा हो सकता है मैं आपको सेटल करवा दूं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपकी गाड़ी चोरी कर ली, तो आपको गाड़ी दे के मैं आपको पैसे और दे दूं, तो क्या सेटल हो सकता है? हाँ हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी क्रिमिनल चीज है, जैसे मतलब मैंने आपकी फैक्ट्री पे आग लगा दी, आपका मर्डर कर दिया, तो ये हो जाते हैं अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे आपको केस करवाओ या केस ना करवाओ, आपके ऊपर केस बनेगा तो बनेगा। अगर आपने मर्डर कर दिया तो आप उससे ये कह के सेटल नहीं कर सकते कि मर्डर ही तो करा है, देख ले तो कुछ ले लेके काम हो जाए, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। मर्डर करा है तो जेल होगी, सजा होगी। मर्डर वगैरह अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, इनको आप सेटल नहीं कर सकते, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन बी सेटल्ड। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को सेटल करना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर ऑफेंस अनकंपाउंडेबल है तो उसको सेटल करना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, वॉइड प्लस इलीगल दोनों, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो। मेंटेनेंस या शैम्पेथी, इरेजर का साइज बड़ा करता हूँ यार, दिक्कत होती है मिटाने में, अब सही है। ओके। हाँ, मेंटेनेंस या शैम्पेथी। मेंटेनेंस मतलब होता है सूट मेंटेन करने के लिए,
मेंटेनेंस मतलब सूट मेंटेन करने के लिए, मतलब केस मेंटेन करके रखना, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। शैम्पैथी मतलब होता है केस जीतने के बाद जो पैसा मिलता है, वो चीज शैम्पैथी के अंदर आ जाती है। शैम्पैथी या मेंटेनेंस वैलिड है या वॉइड है? बोलो वैलिड है। अनलेस और अनलेस, शैम्पैथी और मेंटेनेंस आर वैलिड अनलेस और अनलेस अनरीजनेबल कंडीशन के लिए हो। मतलब मैंने सिर्फ इसलिए पैसा दिया कि सी को एनॉय कर दो, मतलब मैंने बी को पैसा दिया कि सी के खिलाफ केस कर दो ताकि सी थोड़ा सा परेशान होगा, सी को परेशान देखकर मेरे दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। ऐसी चीजें नहीं करनी। अगर आपने अनरीजनेबल तरह से काम करा है या गलत मोटिव के साथ, मेलिशियस गलत मोटिव के साथ काम करा है, तो ऐसी कंडीशन में मेंटेनेंस या शैम्पैथी नहीं चलेगी। मेंटेनेंस मतलब होता है एक ऐसा बंदा पैसे दे दे जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं गया, एक बंदा रो रहा है सड़क पे खड़ा हुआ, मैंने उसको पैसे दिए, जाओ अपने भाई के खिलाफ केस करके जीत जाओ। अगर वो चीज भाई को सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं है तो वैलिड है, लेकिन अगर वो भाई को परेशान करने के लिए है तो वो वाइड है। ठीक है, वाइड के साथ इलीगल भी है दोनों। ट्रैफिकिंग मतलब होता है चुरा के रख लेना, वो दलाल, वो क्या बोलते हैं उसे, स्मगलिंग करना। पब्लिक ऑफिसेज या पब्लिक टाइटल, पब्लिक ऑफिसेज बोले तो जॉब्स, ऑफिसेज बोले तो जॉब, और पब्लिक टाइटल बोले तो अवार्ड, जैसे अपना नेशनल अवार्ड, ऐसी सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। सुनना, अगर मैं जॉब खरीद रहा हूँ 10 लाख देके दरोगा बनने वाली बात, साफ एग्जांपल, 10 लाख देके दरोगा बन जाऊंगा, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। इसके अलावा टाइटल बोले तो मैं पद्म विभूषण अवार्ड खरीद लूंगा, अपने घर की सरकार है यार, कौन वीरता दिखाए, मैं तो खरीद लूंगा, यूं खरीद लूंगा, यूं, बहुत पैसा तेरे भाई के पास। ठीक है, आगे जाओ। मोनोपोली नहीं बना सकते, अभी आपने सुना हो जेई और सोनी का मर्जर हुआ था तो 3 चैनल बिका दिए इन्होंने, तो सीसीआई जो होता है हमारा, मोनोपोली क्रिएट करने में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वगैरह डाल के रखता है, क्योंकि मोनोपोली बन गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ब्रो। एक बार मोनोपोली आ जाए तो वो तो अपने मनमर्जी के हिसाब से पैसा लेगा ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, पावर ही खत्म हो जाएगी। सरकार रोक के रखती है, मोनोपोली नहीं बनने देती। मोनोपोली बनाना अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है, दैट्स व्हाई कार्टेल्स आर इलीगल। चलो, मैरिज ब्रोकेज एग्रीमेंट, आप शादी के बदले पैसा नहीं ले सकते, लोगे तो बेकार है। अब बोलो मैरिज ब्यूरो का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है, वो शादी नहीं करवाते। मैरिज ब्यूरो से आपको केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो शादी नहीं करवाते। लेकिन कुछ होते हैं ना, वो हमारे जो पुराने जमाने के लोग होते थे कि शादी करवाऊंगा, बीच में 10 लाख रुपए लूंगा, वो चीजें नहीं चलती। शादी के लिए दिया गया कोई भी चीज वाइड है। अब ब्रो इलीगल मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। पर्दे के पीछे आप कुछ भी करो, उससे हमारा लेना देना नहीं है, हम तो लॉ लीगली बात कर रहे हैं ना। लॉ क्यों पढ़ रहे हो आप? ताकि आपको लीगल चीजें पता हो। इलीगली तो आप कुछ भी करो, इलीगली मर्डर कर दो, आप रातों रात मर्डर कर डालो, फेंक डालो इधर उधर। नहीं, ये सारी घटनाएं केवल काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पता चले कल को पुलिस आ रही है मेरे घर पे। इंटरफियरेंस विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब आप जस्टिस को रोक नहीं सकते, किसी बंदे को वहां जाने से रोक नहीं सकते। क्या बोलते हैं, क्या बोलता था, आप किसी बंदे को वहां जाने से रोक नहीं सकते, कोर्ट वोर्ट जाने से रोक नहीं सकते, स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन वाला केस। और दूसरी बात ये भी है कि आप किसी को विटनेस, मतलब कोई गवाही वगैरह दे रहा है तो उसको पैसे वैसे नहीं खिला सकते। ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक, ये सब चीजें अवॉइड होती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन देख के रखना इसको जरा। अच्छा, एक मेरा सिंपल सवाल, सिंपल आंसर देना, क्या मैं किसी बंदे को कोर्ट में जाने से रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता। सेक्शन नंबर 28 जो है, आगे पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 28 हाँ, सेक्शन नंबर 28 बोलता है कि आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ आप कुछ देर के लिए उससे ये बोल सकते हो कि इस वाले कोर्ट पे ना जाना, इस वाले में चले जाना। चलो अभी देखते हैं, आ जाओ। पहले देखो, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। डाकिया डाक लाया, क्या आपसे वो पैसे मांग सकता है? बिल्कुल नहीं मांग सकता। सरकार पैसे दे तो रही है उसे, उसका काम है ये, वो आपसे अलग से पैसे नहीं मांग सकता। आप खुश होकर पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप उससे एक्स्ट्रा सर्विस ले रहे हो, जैसे कि आपने उससे लेटर पढ़वाया, तो ऐसी कंडीशन में पैसे क्लेम कर सकता है। अदरवाइज जो उसका काम है, उस काम के लिए वो आपसे पैसे क्लेम नहीं कर सकता। ठीक, मैंने क्या मतलब रिश्वत वगैरह वाली चीजें यहाँ आ जाती है। रिश्वत, मेन बात बोलूँ तो, साफ सीधे बोलूँ, रिश्वत वगैरह वाली चीजें यहाँ कवर होती हैं। मतलब जिस बंदे को सरकार से वो मिल रही है सैलरी, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता। ठीक, देखो, ए ने पैसे दिए एक्स को ताकि कॉन्ट्रैक्ट
पास हो जाए, नहीं, ए है मैनेजर और एक्स ने ए को दे दिए, एक्स ने ए को दिए 2 लाख रुपए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो कर दो, वैलिड कर दो, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो ये सब रिश्वत वाला केस नहीं हो गया? आपको नहीं लगता रिश्वत है? तो वॉइड है, बात खत्म। सेक्शन नंबर 24, अनलॉफुल इन पार्ट्स। अनलॉफुल इन पार्ट्स, एक पार्ट वैलिड, एक पार्ट वॉइड। तो वैलिड जो चीज, मतलब जो चीज लॉफुल है वो तो वैलिड है, जो अनलॉफुल है वो वॉइड है, बात खत्म। आ जाओ। तो हमने देखा, अभी तक हमने चीजें देखी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो चीजें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो इलीगल प्लस वॉइड है। देखना 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 बन गया। यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें देखी इस पर्टिकुलर यूनिट में, ये सारी चीजें इलीगल प्लस वॉइड, प्लस वॉइड, दोनों दोनों है। इलीगल भी है, वॉइड भी है, इलीगल भी है और वॉइड भी है, इलीगल और वॉइड दोनों दोनों है, ठीक। अब ब्रो, हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। तो अब जरूरी नहीं है वो चीजें इलीगल भी हों, लेकिन जो चीजें हमने इलीगल पढ़ी थी दे आर डेफिनेटली वॉइड। जो चीजें हमने इलीगल पढ़ी है आज तक वो डेफिनेटली वॉइड होंगी, ठीक। देखो आ जाओ। मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, सेक्शन नंबर 11, माइनर 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 याद करो। सेक्शन नंबर 12, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, ठीक। सेक्शन 11-12 वहां से वो हो जाते हैं, वो सब वॉइड एग्रीमेंट के तहत आ जाते हैं, ठीक। बाइलेटरल मिस्टेक, दो तरफा जब गलती हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं हम, वो क्या बोलते हैं, जब दो तरफा मिस्टेक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है। ना तुम्हें पता ना मुझे पता, तो पता क्या है किसको? तुम्हें लगा मैं फिएट की कार बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा था एम्बेसडर की कार, तो ये बाइलेटरल मिस्टेक है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज हाईली वॉइड। अब सुनो, अगर मैं कंसीडरेशन को अनलॉफुल कर दूं पूरी तरह से, मतलब कंसीडरेशन ही अनलॉफुल कर दूं, सेक्शन नंबर 23, जो अभी अभी हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें भी वॉइड एग्रीमेंट में आ जाती हैं। सेक्शन नंबर 24 अभी पढ़ा अनलॉफुल इन पार्ट, जो चीजें अनलॉफुल इन पार्ट हो वो चीजें भी नहीं चलेंगी। शादी का एग्रीमेंट, शादी से रोकने का एग्रीमेंट, आप किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना के दे सकते कि मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी आप, ऐसी चीजें नहीं चलती। शादी का ब्रोकरेज का एग्रीमेंट भी नहीं चलता। क्या आप किसी को व्यापार करने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। हाँ, हालांकि हम कुछ तरह के एग्रीमेंट वगैरह साइन करके थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को रोक नहीं सकते। इसकी कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी देखेंगे। चलो चलो चलो, किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। किसी कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन हो, ये तो वही अपने ऑयल वाली बात है यार, ऑयल ऑयल ऑयल, याद करो ऑयल। चलो अभी देख रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जनाब देखो सेक्शन नंबर 26, सेक्शन 25, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन नंबर 25 याद करो, ठीक है। 30 वाला भी पढ़ेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए साइड करो। और सेक्शन नंबर 56, ये जो 56 है, ये 56 हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, यूनिट 4 में, यूनिट 4 में। चलो 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 चलो, हाँ देखो, शादी का एग्रीमेंट, आप किसी बंदे को शादी से नहीं रोक सकते एक्सेप्ट अ माइनर। माइनर के साथ करोगे, माइनर को शादी से रोकने का एग्रीमेंट, ये बात तो सोचो सोचो सोचो, माइनर तो वैसे भी शादी नहीं कर सकता, माइनर कैन नॉट मैरी, तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही वाइड है। आप किसी मेजर को शादी करने से नहीं रोक सकते, किसी बंदे को शादी करने से नहीं रोक सकते, वो जिसकी मर्जी है उससे शादी करेगा, आप नहीं रोक सकते। एक बार बंदा बाली उम्र को क्रॉस कर जाए तो आप उसे शादी करने से नहीं रोक सकते। मैं भाग के शादी कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अभी उड़ती हुई चप्पल आएगी। चलो चलो चलो, अब देखो व्यापार, क्या कोई मेरे को व्यापार करने से रोक सकता है क्या? कोई रोक देगा मेरे को? नहीं रोक सकता यार, कैसे रोक देगा? लेकिन हाँ, अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा था, कहूँगा हाँ, सेक्शन 36 बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का कि अगर कोई बाहर जाने वाला पार्टनर है तो उस पर हम रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक लिमिट्स में काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक लिमिट्स में, बोले तो 2 साल के लिए 10 किलोमीटर के अंदर काम नहीं करेगा। क्या रीजनेबल कंडीशन है? हाँ रीजनेबल है, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था तो मैं उस पर रीजनेबल कंडीशन डाल सकता हूँ। कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी, याद करो थोड़ा याद करो।
जो इस तरह की कंडीशन थी वो रीजनेबल होनी चाहिए। वो तो चलो वो टेसिट वाली कंडीशन थी, वो तो अलग बात थी, बट थोड़ा सा जोड़ के देखो तो वहां पे भी देखो रीजनेबल कंडीशन थी तो चली थी, अनरीजनेबल चीजें नहीं चलेंगी। 10 लाख की साड़ी के 15% दे रहे हो, चलेगा थोड़ी। 85 देते हो तब भी एक बार कुछ मान लेते, तो कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए तभी वो वैलिड होगा। अगर अनरीजनेबल कंडीशन हुई तो बिल्कुल बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। एक तो ये रही पार्टनरशिप की आउटगोइंग पार्टनर वाली बात। अगर मैंने किसी बंदे को अपनी गुडविल बेची है तो वो मेरे ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। अगर मैंने किसी को कोई काम सिखाया है तो वो उस पर रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, वरना कोई मेरे को बिजनेस करने से नहीं रोक सकता। किसी में इतना दम नहीं है कि वो मेरे को बिजनेस करने से रोक दे, क्योंकि हमें पता है मोनोपोली क्रिएट करना इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अनलेस हाँ कोई रोक सकता है मेरे को, अगर मैं उसका सामान चोरी करूं, उसके पेटेंट या ट्रेडमार्क को चोरी कर लूं, तो इस कंडीशन में वो रोक सकता है, वरना नहीं रोक सकता। चलो चलो चलो, लीगल प्रोसीडिंग। कोई मेरे को कोर्ट जाने से रोक देगा क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकता। कोई मेरे को कोर्ट जाने से, लॉ के पास जाने से नहीं रोक सकता। मैं लॉ की शरण में कभी भी जा सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन 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 दो चीजें बिल्कुल वैलिड है, दो चीजें बिल्कुल वैलिड है, और यहाँ से केस बन रहा है, एक पॉइंट आ सकता है पेपर में। तो जनाब देखो, अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है तो वही चेक कर सकते हैं कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। आर्बिट्रेशन एक तरह का छोटा मोटा कोर्ट मान लो, तो वहां पे जाएंगे। मतलब आर्बिट्रेशन का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मतलब वो रिलेटेड नहीं है। तो आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एरिया में 10 कोर्ट हैं, मैं पर्टिकुलर एक ही कोर्ट में जाऊंगा, इस तरह की चीजें चलेंगी। लेकिन कोर्ट में नहीं जाओगे ये नहीं चलेगा। देखो वही ऑयल वाला एग्जांपल, 100 किलो ऑयल भेज देना, कौन सा ऑयल भेजूं बताओ तो सही। लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ नारियल तेल बेचता हो, अगर वो सिर्फ नारियल तेल बेचता हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, अब इस चैप्टर का सबसे अलग पार्ट, सबसे खास पार्ट आ रहा है, जिसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। एंड आई थिंक दिस टाइम द क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम हियर, आई यस। चलो देखें देखें देखें। तो जनाब वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है जुआ, एक तरह जुआ बोल दो। जब दोनों बंदे स्टैंड इन विन टू और लूज सिचुएशन और अनसर्टेन इवेंट हो, जैसे बारिश हुई तो मैं तुझे 50,000 दूंगा, और बारिश नहीं हुई तो तू मेरे को 50,000 दे देना। क्या आपको नहीं लगता यहाँ जुआ हुआ है? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे सट्टा लगाया गया है? बात खत्म। अब देखो इसेंशियल कंडीशन क्या है, सेक्शन नंबर 30 बात करता है, 30 30 30 30 30 31 से 36 बात करते हैं कोलेट्रल के बारे में। अभी कोलेट्रल एग्रीमेंट भी देखेंगे, चलो वो यूनिट 6 का पार्ट है, यहाँ नहीं है। तो देखो वेजरिंग एग्रीमेंट, तो जनाब जब हम बात करें मनी या मनी वर्थ की, पैसा देना हो किसी काम के होने पर या किसी काम के ना होने पर, उस और वो काम हो अनसर्टेन। बारिश सर्टेन है क्या? नहीं है। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरी बात, पैसे देने की बात चली है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। दो पार्टी होनी चाहिए। क्या मैं खुद के साथ शीशे में खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ या नहीं? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एसेंट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म खुद की प्रॉपर्टी ले, पार्टनर्स अगर खुद की प्रॉपर्टी ले जाएं तो उस पर आप टैक्स थोड़ी लगा दोगे। कॉमन इंटेंशन जो होता है वो चीज, मतलब कॉमन इंटेंशन होना चाहिए बैट करने का, शर्त लगाने का। शर्त ही तो लगाई है, बारिश होगी तो पैसे दूंगा वरना नहीं दूंगा। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बारिश होने में किसका इंटरेस्ट है ये तो बताओ? मतलब हाँ चलो बारिश पसंद होगी उन्हें, वो उस वाले इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात चल रही है इंटरेस्ट होने की, मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होने की। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट थोड़ी है, जैसे मैं ये थोड़ी बोलूंगा बारिश मेरी है। जैसे मेरा कैलकुलेटर है तो मैं बोलूंगा ये कैलकुलेटर मेरा है, मेरा इस कैलकुलेटर में पूरा पूरा इंटरेस्ट है। बारिश में इंटरेस्ट थोड़ी है किसी का। अब देखो वेजरिंग जैसे ट्रांजेक्शन जो कि एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं, तो जैसे लॉटरी खेलना। अब देखो इन्होंने बड़ी मस्त कंडीशन लगा के रखी है लॉटरी के ऊपर। अगर आप लॉटरी खेल रहे हो तो लॉटरी खेलोगे या तो प्राइवेट या तो खेलोगे गवर्नमेंट, या तो खेलोगे प्राइवेट या खेलोगे गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट वाली खेल रहे हो तो ये है वॉइड। अगर गवर्नमेंट वाली खेल रहे हो तो ये है वॉइड। लिख जा। As you guys know very well, I have a very low budget, so have to maintain the, समझो। तो जनाब तो गवर्नमेंट वाली जो चीज है वो तो है वॉइड, और जो ये वाली चीज है ये तो वॉइड, मतलब प्राइवेट लॉटरी खेल रहे हो तो ये तो वॉइड है ही है। गवर्नमेंट भी वॉइड है और प्राइवेट भी वॉइड है।
लेकिन प्राइवेट वाली साथ साथ में इलीगल भी है। लिया अगर प्राइवेट लॉटरी तो जेल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जनाब लॉटरी के लिए या तो गवर्नमेंट खेलोगे या प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट खेल रहे हो तो वॉइड है, और प्राइवेट खेलोगे तो वॉइड और इलीगल दोनों है। मतलब वॉइड होने का मतलब क्या है, मैं एनफोर्स नहीं करवा सकता, कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता मेरे को लॉटरी का पैसा नहीं मिला। हालांकि मिलते हैं लोगों को, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर नहीं मिला, मैं कोर्ट जाके नहीं बोल सकता कि मेरे को लॉटरी का पैसा नहीं दिया, मैं केस नहीं कर सकता उसके ऊपर। इसको बोलते हैं वॉइड। ठीक जनाब, ये लिख रहा है, देख लो, पढ़ लेना। तो इसको वेजरिंग बोलेंगे, क्योंकि लॉटरी हमने देखा है ना, जुआ, वेजर मतलब जुआ, तो जुआ ही है लॉटरी खेलना। क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन, ये भी वॉइड होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये 500 से कम के हैं, अगर ये 1000 रुपए से कम के हैं, अगर ये 1000 रुपए से कम के हैं तो ये वैलिड होंगे। पूछो क्यों? फिर ये लोग बोल देते हैं कि इस तरह का जो होता है क्रॉसवर्ड पजल वगैरह से, पिक्चर कंपटीशन वगैरह से, जो वो नहीं आते यार, सुडोकू वगैरह, सुडोकू बोल रहा हूँ, क्या बोल, हाँ सुडोकू ही बोलते हैं शायद, हाँ, पेपर वगैरह में नहीं आते, कूपन काटो, कूपन चिपकाओ, खेलो और जीतो वाली चीज। तो जनाब अगर 1000 रुपए से कम है तो ये बोलते हैं वैलिड है, लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा हो गया तो बोलते हैं ये स्किल का थोड़ी है। 1000 रुपए से कम के लिए स्किल है। सुनना सुनना सुनना, बड़ी मस्त बात है इनकी। इनका कहना ये है, 1000 रुपए जीत लिए आपने तो आपने बड़ी स्किल के दम पे जीते हैं, और 1000 से ज्यादा जीत लिए काय की स्किल, जुआ होगा। लेकिन 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 ये घोड़ों की ट्रेस की ट्रांजेक्शन के लिए बोलते हैं, अगर आपने 500 रुपए से कम लगाए हैं, 500 से कम लगाए हैं, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड है। छोटे लोगों के लिए वॉइड है ये सब चीजें। लेकिन 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 अगर आपने 500 से ज्यादा लगा दिए, 500 से ज्यादा लगा दिए, अगर आपने 500 रुपए से ज्यादा लगा दिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। ठीक, वैलिड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब अगर आपने प्राइस जीता 1000 रुपए से कम का तो वैलिड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन एक्ट प्राइस एक्ट बोलता है, प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट बोलता है। ठीक, लेकिन अगर आपने 1000 रुपए ज्यादा का जो जीता तो ये बोलेंगे स्किल विस्किल तो भाड़ में गई, आपने हो सकता है चीटिंग से जीतते हो, जुआ खेल के जीतते हो। लेकिन हॉर्स रेस के लिए लोग बोलते हैं कि 500 से कम लगाया, हाँ छोटे लोगों के लिए हम थोड़ी वैलिड कर देंगे, छोटे लोगों का ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होता। 500 से ज्यादा लगाओगे तो वैलिड है। ठीक है, अब देखो, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, सट्टा लगाना, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। वही यार बैट कर रहे हैं, कैसे वैलिड कर देंगे। लेकिन शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन या कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। शेयर मार्केट इज अ लीगल जुआ, बताओ आपको तो। चिट फंड वही होता है यार कि सब लोग मिलके साथ मिलके काम करते हैं और लकी ड्रॉ वाले को वो मिल जाता है, एक ना किटी पार्टी की तरह मान लो, वही वाला हिसाब है यहाँ पे भी। किटी पार्टी में जैसे सब लोग मिलके पैसे देते हैं ना, एक के नाम से चिट खुल जाती है तो उसको पैसा दे देते हैं, वही चीज है चिट फंड। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होता है वेजर की तरह, श्योर नहीं होता। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस से फायदा तो होता है सोसाइटी को कहीं ना कहीं। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। तो ऐसी चीजें जो वेजरिंग की तरह है लेकिन फिर भी वो वॉइड नहीं है, मतलब वैलिड है। ये 4 चीजें वैलिड है, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस वैलिड है, और 500 से ज्यादा अगर आपने लगाया हॉर्स रेस में तो भी वो वैलिड है। लेकिन अगर आपने 1000 रुपए का प्राइस जीता, 1000 रुपए तक का प्राइस जीता कॉम्पिटिशन से, मतलब क्रॉसवर्ड पजल वगैरह से, तो ये बोलते हैं वैलिड है, आपने अपनी स्किल के दम पे जीता। लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा का प्राइस जीत लिया तो ये बोलते हैं अपनी स्किल के दम पे थोड़ी जीता हुआ, तो जुए में जीता है, तो ये वॉइड हो जाता है। अब देखो, प्लीज 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 इसको याद करके जाना है, आज नहीं तो 7। ठीक है देखो 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 देखो, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो देखो क्या बोलते हैं। हाँ, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है लॉस के लिए होता है। आपको अगर कोई लॉस हो गया तो उसको इंडेमनीफाई कर देंगे। इंडेमनीफाई मतलब रिकवरी, लॉस को रिकवर कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी सारे लॉसेस रिकवर कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक, इंडेमनीफाई, लॉस को रिकवर करना। यहाँ पे कौन सा लॉस रिकवर हो रहा है बे? बारिश आ रही है, आप बारिश पे ये सट्टा लगा रहे हो कि बारिश हुई तो तू पैसे देगा, नहीं हुई तो मैं दूंगा। इसमें कौन सा लॉस रिकवर हो रहा है, किसका लॉस रिकवर हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट होता है बंदे का? क्या मैं किसी और की वाइफ के लिए इंश्योरेंस करा सकता हूँ? एग्जाम्पल की तरह ले, बिल्कुल नहीं करा सकता। मैं अपनी लाइफ के अलावा किसी और का इंश्योरेंस कैसे करा दूंगा? मतलब अपने बच्चों वगैरह का तो करा पाऊंगा, किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस थोड़ी करा दूंगा। यहाँ पे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉपर्टी में। बारिश में क्या इंटरेस्ट है? बारिश मेरी थोड़ी है,
मैं बोला प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मेरा हो सकता है। इंटरेस्ट मतलब ओनरशिप से मानो यहाँ पे, ठीक। कंसिडरेशन, इंश्योरेंस के बदले कंसिडरेशन दी जाती है, प्रीमियम देते हैं आप और बदले में आपको कंपनसेशन मिलता है, लेकिन यहाँ थोड़ी कोई कंसिडरेशन है, ये तो बस जुआ है, गैम्बलिंग है, बैट कर रहे हैं यहाँ पे तो हम बस बैट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ। एनफोर्सेबिलिटी, ये एनफोर्सेबल है, दीज आर एब्सोल्युटली एंड वेरी वेरी वॉइड, ठीक। वेजरिंग एग्रीमेंट आर एब्सोल्युटली वॉइड, ठीक, बात खत्म। यहाँ पे कैसे दिया जाता है इंश्योरेंस का प्रीमियम, बड़ा ही साइंटिफिक तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, यहाँ पे कोई लॉजिकल तरीका नहीं है। 50,000 बारिश पे कौन 50,000 रुपए देता है? देखो देखो, आप खुद सोचो, आप खुद बताओ, नहीं आप खुद समझो, नहीं आप खुद बताओ, 50,000 रुपए कौन देता है बारिश पर? बारिश होने ना होने पर 50,000 रुपए कौन बर्बाद करता है बताओ? ना वैसा है तो मेरे को दे दो, नहीं समझ रहा हो तो। अच्छा, फायदा किससे होगा? आपके जुआ जुआ खेलने से फायदा होगा सोसाइटी को, या इंश्योरेंस से फायदा होगा? सीधी बात है, इंश्योरेंस से फायदा होगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम रट के जाए लॉ को। सर लॉ 6-7 बार पढ़िए, अपने आप याद होगी, और जो चीज नहीं याद हो रही वो मजबूरी में रट के जानी ही पड़ेगी। तो मतलब अब नंबर लाने हैं तो रटनी पड़ेगा, और अगर सिर्फ पास ही होना है किनारे पर तो मतलब किनारे पर तो खैर उम्मीद ही मत रखना। अगर आप एम कर रहे हैं तो कम से कम 60 या 70 का तो एम करिए, बिना 60 या 70 का एम करे नंबर नहीं आएंगे। मतलब 60-70 वो लॉ बीसीआर दोनों मिला के बोल रहा हूँ यार, लॉ में 60 के पेपर में आप 70 नंबर कैसे ला सकते हो? सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, मतलब क्या ही हो। चलो चलो चलो, तो जनाब 60 से 70 का एम रख के चलिए। अगर 60-70 का एम नहीं है तो 40 लाने मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है, और सब्जेक्टिव पेपर में नंबर की श्योरिटी नहीं होती। जब पूरा पेपर करके आओगे तब भी मतलब पूरे नंबर आने के चांसेस ही नहीं होते। लोग कहीं पे भी बीच बीच में 1 आध 2 नंबर काट लेगा वो, आप क्या कर लोगे बताओ? सब्जेक्टिव पेपर में कहीं पे भी नंबर कट जाते हैं, एमसीक्यू थोड़ी है, तो टारगेट थोड़ा सा ज्यादा रख के चलना है। तो जनाब याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे लॉ तो नहीं हो सकती। ओपन बुक तो एग्जाम है नहीं कि आप देख के बता दो। अगर प्रोविजन ही याद नहीं होगा तो आंसर कैसे बनाओगे, केस कैसे बनाओगे? थोड़ा बहुत तो देख के चलो याद आता है। बाकी जब हम 6 से 7 बार पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें याद होनी शुरू होंगी। ऐसा भी नहीं है कि पेज के पेज रट के चले आओगे, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो, पेज के पेज याद कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ी बहुत नजर मारते रहा करो रोज रोज, 10 से 15 मिनट एक बार नजर मार ली। 3 से 4 महीने में, सपोज 3-4 महीने में रोज नजर मार रहा हूँ पेजों पर, तो क्या मेरे को पेज याद नहीं होंगे? सोचो, मतलब पूरे पूरे पेज थोड़ी याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करके रखो, नोट्स बना के रखो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। लेकिन हाँ, नोट्स अलग, कॉपी पे मत बनाना, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लोगों की कॉपी आखिरी दिनों में हमेशा खो जाती है। तो कोशिश ये करना कि नोट्स जो है बुक में ही बना लो। बुक की साइड में बहुत बहुत जगह होती है, ऊपर नीचे इधर उधर बहुत जगह होती है, पेंसिल पेन जो अच्छा लगे इधर उधर लिख के नोट्स बना लो बुक में, वहीं पे हाईलाइट कर दो, वहीं पे ही नोट्स वर्क्स बना के बुक को ऐसा कर दो कि बुक एक दिन एग्जाम से पहले एक दिन बुक पढ़ो तो सब कुछ कवर हो जाए। मतलब अगर आप तो वो करना चाह रहे हो, मतलब पढ़ना चाह रहे हो, जैसे मैं बताऊं, देखो मॉड्यूल अपने आप में बहुत है, मॉड्यूल से अलग ज्यादा कुछ मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है मॉड्यूल से कुछ अलग आ जाए, और आता भी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। देखो इसमें अलग क्या ही आ जाएगा बताओ? लॉ के प्रोविजन से अलग कुछ आ जाएगा? बस केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी भी आप अगर देख के जाओगे आरटीपी एमटी वीवाईक्यू, तो आपको केस स्टडी पे अच्छी खासी पकड़ आ जाती है। बाकी चलो देखते हैं। मेरे को मेरा साइलेंस इज नॉट फ्रॉड सेक्शन 17 पूरा छाप डालना पीछे से कर लो। वो जब एक पर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस फ्रॉड थोड़ी होती है, लेकिन हाँ 2 कंडीशन में, जब एक बंदे की ड्यूटी हो बोलना, और दूसरी बात ये है कि जब बंदे का वो हो, मतलब उसकी स्पीच अपने आप में, जब उसका ना बोलना अपने आप में बोलने के समान हो, ऐसी कंडीशन में साइलेंस इज फ्रॉड। अब सुनना कि वो कब आता है, कि पहली वाली सिचुएशन कब बनती है, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक कब होती है? 2 कंडीशन में होती है। सबसे पहली चीज ये कि शादी का केस हो, फैमिली सेटलमेंट का केस हो, या फिर शादी, फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट का केस हो, या फिर इंश्योरेंस के केस में पूरी बात बतानी पड़ती है, और फिड्यूसरी रिलेशनशिप के केस में सारी बातें बतानी पड़ती हैं। इसको बोलते हैं यूबारी माई फेडी, अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशन। जहां पे भी अटमोस्ट गुड फेथ की बात चलेगी वहां पे आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी, वरना इट इज डीम्ड टू बी एज अ फ्रॉड। वहां पे आपकी साइलेंस फ्रॉड मानी जाएगी, ठीक।
एन एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज वॉइड। तो जनाब इसमें ऑयल वाला एग्जांपल लिखोगे, सेक्शन नंबर 29 लिखोगे, खत्म काम। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन माइनर वो कर सकता है, मतलब माइनर का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी को बाइंड कर सकता है। मतलब अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप माइनर को बाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या माइनर आपको बाइंड कर सकता है? हाँ कर सकता है। माइनर कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी बातें लिख के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आंसर जो लिखते हैं पहले ऊपर लॉ को समझाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले बस एक लाइन और डाल देना, एज पर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन 23, 33, 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरह से। वरना एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके पूरा आंसर लिख डालना। डायरेक्ट क्वेश्चन का तो पूरा आंसर डायरेक्ट लिख डालना, यहाँ पे पॉइंट वाइज या पैरा वाइज। अब सुना, अगर आपको आंसर आता है, लगता है सारे पॉइंट याद है, तो पॉइंट वाइज। और अगर आंसर वहां पे आ रहा है नोट लिखो, जैसे यहाँ पे देखो डिस्कस वगैरह है, तो यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि पॉइंट मतलब थोड़ा सा पॉइंट और थोड़ा सा पैराग्राफ। वरना जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वहां पे हम पहले ही समझाते हैं कि लॉ क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम लिखते हैं फैक्ट ऑफ द केस। पहले लॉ क्या कहना चाह रहा है वो, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, मतलब केस क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद कंक्लूजन कि होगा क्या। ये सब चीजें हो जाती हैं। चौथा क्वेश्चन देखना कि टीचर ने गाड़ी वाड़ी बिकवा दी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस अलग पता चल रहा है, लिख डालेंगे इस बारे में। पहले ही बताएंगे लॉ क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन से चीजें छाप देंगे, उसके बाद लास्ट में बता देंगे कि हेंस स्टूडेंट कैन sue हिज टीचर ऑन द बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, और he can the contract is voidable at the option of student as per section 19। चलो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस आ रहा है। देखो मोटरसाइकिल खरीदी, 40% दे दिया। जनाब एक बार आपको गलती पता चल जाए और आप 40% उससे कंपनसेशन ले लो, तो ऐसी कंडीशन में आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते। ठीक, ये वाला देखो समझा, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाली बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल मीटर और स्पीडोमीटर बिल्कुल सही थे, और यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन करी गई थी। और ऐसी कंडीशन में जब मिसरिप्रेजेंटेशन करी जाए और सामने वाले बंदे के पास मीन्स हो सही ट्रुथ ढूंढने का सही तरीका हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर उसके पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता चल जाए, जब ये दोनों चीजें बिल्कुल चल रही थी, तो वो अपने आप पता कर सकता था ना, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकता। ठीक, हमने जो पढ़ा उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि पीछे का जो फॉर्मेट है, क्या हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं? देखिए जरा, मतलब इन्होंने बड़ा ही कंजेस्टेड तरीके से लिखा है, हालांकि इन्होंने भी वही काम करा है, पहले लॉ की पॉइंट समझाए हैं, लॉ का पूरा पॉइंट समझाकर वो लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। एक तो फैक्ट ऑफ द केस खा गए, आपको ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी प्रोविजन एंड एक्ट एप्लीकेबल, उसके बाद आप पूरा पैरा लिखोगे, फिर आप हेडिंग डालोगे फैक्ट ऑफ द केस। हेडिंग मतलब हेडिंग पूरा लिखना पड़ता है, फैक्ट ऑफ द केस डैश लगा के फिर लिखोगे। उसके बाद कंक्लूजन नाम की हेडिंग डालनी पड़ेगी, जैसे हेडिंग डालते हैं, हेडिंग ही डालनी है यार, तो मतलब ये चीज। ये और देखो ब्रो, ईशान जो कि एक 16 साल का बच्चा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, मैं भी अभी 12 साल का हूँ, जब तक मैं सीए करूंगा मैं भी 16 साल का हो जाऊंगा, मैं भी 16 साल में सीए कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनाब 16 साल का बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है मेरी तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 2 लाख का लोन लिया विशाल से, इंस्टीट्यूट ने बोला 16 साल, तो मतलब 16 साल, अब मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम विशाल, उसने वी नाम के बंदे से 2 लाख का लोन ले लिया ताकि वो अपने कॉलेज की फीस पे कर सके। क्या आपको नहीं लगता ये सेक्शन नंबर 68 और 11 का फ्यूजन है? नेसेसरी एजुकेशन इज डीम्ड टू बी एज नेसेसरी, तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इनके आंसर में एक कमी है, इनके आंसर, हाँ लिख रहा है, देखो लिख रहा है 68 लिख रहा है, ठीक है। हालांकि माइनर के, तो आपको पहले ही समझाना पड़ेगा, पहले आप हेडिंग डाल लोगे प्रोविजन एंड एक्ट एप्लीकेबल, उसके बाद आप लिखोगे कि मतलब आप पहले लॉ समझाओगे पूरा कि लॉ क्या कहता है। सबसे पहले आप लिखोगे माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में हुआ था। ये सब पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि नेसेसरी के लिए माइनर की वो लायबिलिटी आती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे एजुकेशन एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस आर डीम्ड एज नेसेसरी एंड नेसेसरी इंक्लूड नेसेसरी इज फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू डेथ क्लास। इस तरह से 3-4 पॉइंट लिख दोगे।
फिर लिखो फैक्ट ऑफ द केस, उसमें इस पूरी बात को बड़े ही शॉर्ट शब्दों में एक्सप्लेन कर दोगे, 2 से 4 लाइनों में, ठीक। उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे कि ही हैव टू पे हिज लोन आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ओनली। हाँ, प्रॉपर्टी वाला पॉइंट भी वहां लिखना पड़ेगा प्रोविजंस में। तो प्रोविजन में आप ये बताओगे कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता क्या है कि आप माइनर से ले सकते हो आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ओनली। तो आपको ये वाले पॉइंट लिख के देने पड़ेंगे वहां पे। आपको जो कुछ भी करना है वो सब आपको लिख के देना पड़ेगा। लॉ जो जो कहता है वो सब आपको लिख के देना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। चलो पढ़ते रहिए। बाकी जब हम धीरे धीरे पूरा पूरा वो करेंगे आरटीपी एमटीपी वगैरह, तो अपने आप क्लैरिटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं।